नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी के मुद्दे की बात के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये मुद्दा यूरोप से रिलेटेड है। यूरोप में इस समय भीषण सूखे की खबर जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्थिति है, यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई है ये यूरोप की ही किसी जगह की है, जहां पर आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर को देख करके। खबर ये है कि 500 वर्षों में सबसे खराब स्थिति में यूरोप गुजर रहा है और यूरोप सहित यूरोप और कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का जो पार्ट है उसको देखते हुए पूरे यूरोप में काफी गंभीर स्थितियां हैं। तो आज के इस सेशन में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, इस बात पर जोर देने वाले हैं कि यूरोप में जो सूखा है वो कितना गंभीर है और साथ ही साथ हम इस पर यह भी चर्चा करने वाले हैं कि किन किन देशों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मसलन सूखा जो है उसकी स्थिति को कैसे हम लोग देखेंगे, सूखा की स्थिति गंभीर है तो कैसे गंभीर है, इसके कई सारे जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। जैसे कि किन देशों में इसके प्रभावों को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, या फिर हम देखेंगे कि उन देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ हम ये भी जांचने का प्रयास करेंगे कि वहाँ की फसल पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसानों को क्या मतलब उपज के रूप में नुकसान उठाने को मिल रहा है। हाइड्रो पावर्स की भी चर्चा करेंगे, हाइड्रो पावर्स जो हैं उस पर किस तरीके के नुकसान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों की गंभीरता से चर्चा यहाँ पर करी जाएगी, यानी उद्योगों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है इसको भी हम लोग यहाँ पर जरूर देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं एक पॉइंट छोटा सा कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन में लगभग 63% जमीन पर सूखे जैसे हालात हो गए। तो यूरोपियन यूनियन का जो पूरा हिस्सा है वो वाला जो रीजन है वो, साथ ही साथ यूरोप का जो हिस्सा है, ब्रिटेन का जो हिस्सा है, पार्ट है, उनको अगर मिला लें, अगर हम यूरोप की संपूर्ण बात करते हैं तो लगभग जैसे मतलब इन सूखे वाले जगहों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये भारत के क्षेत्रफल जैसा हो गया। तो 63% जमीन पर सूखे जैसे हालात वहां पर हो चुके हैं। 40% या 46% से अधिक जमीन पर जो इन जगहों की है उस पर आगे गंभीर रूप से सूखा पड़ने की संभावना की घोषणा की गई है। मजे की बात तो यह है कि जो यूरोप में ब्रिटेन जैसी जो कंट्रीज हैं, ब्रिटेन में जहां अक्सर बारिश वगैरह होती रहती है, इस साल उन्हें भी गंभीर सूखे से गुजरना पड़ रहा था और कई सारी कंट्रीज में जहां की ठंडक वाले प्रदेश होते हैं वहां पर भी लगभग 40 डिग्री औसतन तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर है और स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य जनित यानी कि मानव जनित जो प्रकृति को नुकसान है उस नुकसान का खामियाजा यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। तो आइए हर एक पहलू पर नजर डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीने की पानी की कमी जो है यूरोप में कहाँ कहाँ जो है हो रही है। ये तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कहाँ पर जो रेड, जैसे जैसे आप लाइट शेड से रेड शेड की तरफ बढ़ेंगे गंभीरता आपको देखने को मिलती रहेगी स्थिति में जहां पर सूखा पड़ रहा है। तो सूखे वाली स्थिति को इस मैप से आप थोड़ा सा अंदाजा जरूर लगा सकते हो, एज इट इज ना सही तो थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। अगर हम पीने के पानी की कमी की बात करें तो पीने के पानी की जो कमी है ये आपको लगभग फ्रांस में, ब्रिटेन में और फ्रांस और ब्रिटेन के आसपास की जो जगह हैं जैसे कि पूर्व मध्य एशिया का जो एक कंट्री है, ठीक है, तो ये चीज आप इसमें खास तौर पे फ्रांस का नाम लिखा जाएगा और ब्रिटेन का नाम लिखा जाएगा। स्थिति यहाँ पर सूखे की ये हो गई है कि इन जगहों पर पानी की इतनी कमी है कि ड्रिंकिंग वाटर्स जो हैं उनके रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। नदियां श्रिंक हो गई हैं। एक कह सकते हैं कि एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ी नदी के किनारे अगर देखेंगे तो जो बलुई जो क्षेत्र होते हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन अब वो बलुई क्षेत्र नदी के आकार के हो गए हैं और नदियां बलुई क्षेत्र के आकार की हो गई हैं, रिवर्स ऑर्डर में चले गए हैं। इतना ज्यादा यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है। सर्दियों और बसंत के मौसम में पूरे महाद्वीप के ऊपर वायुमंडल में पानी तकरीबन 19% कमी देखी गई है। तो 19% जो पानी है उसकी कमी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पीने के पानी की कमी जो है ब्रिटेन में और ब्रिटेन में भी खासकर इंग्लैंड वाला जो रीजन है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। सरकार ने गंभीर तौर से पानी के
दुरुपयोग के ऊपर रोक लगाने के प्रावधान भी जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए गए हैं कि गाड़ी को धोने में या फिर उस तरीके की चीज़ों में पानी को न बर्बाद किया जाए, और लाइट कह सकते हैं कि शावर में जो नहाना धोना है वो किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि पीने के पानी की समस्या को गंभीर तौर से दिखाती हैं। अगर हम देखेंगे तो जो वहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग, उनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी गई है, उनको अगर हम देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन और जो यूके वाला जो रीजन है, इस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो पीने के पानी में तकरीबन 10% की कमी आई है। तकरीबन 10% की कमी हमको यूरोपियन यूनियन और यूके वाला जो रीजन है उसमें देखने को मिल रही है तमाम सारी रिपोर्ट्स के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये अलर्ट की स्थिति में आ गए हैं, तो काफी गंभीर मुद्दा है। अगर हम पेड़ पौधों के अस्तित्व की बात करते हैं कि किस तरीके से यूरोप में पेड़ पौधों की स्थिति हो रही है, तो इसमें ये जो जगहें हैं यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है। अब इन रीजन्स को आप मैप में देख सकते हो, जैसे कि मध्य जर्मनी है, पूर्वी हंगरी है। ये वाला जो रीजन है ना, जिसको लगभग मैं आपको कवर करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में पेड़ पौधों के अस्तित्व पे बहुत ही गहरा संकट है। आप देख सकते हैं मध्य जर्मनी की बात करी जा रही है, सेंट्रल जर्मनी का रीजन इसमें आ जाएगा। पूर्वी हंगरी की बात करी जा रही है, जो ईस्टर्न हंगरी का पोर्शन है वो है। इसके अलावा इटली के निचले जो हिस्से हैं, जो ये वाला जो रीजन है, ये जो पोर्शन है इटली का, ये वाला, और दक्षिण केंद्रीय और पश्चिमी फ्रांस का जो रीजन है, ये जो मध्य का रीजन है, ये आपको देखने को मिलेगा। पुर्तगाल और उत्तरी स्पेन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा रीजन जो है इसमें कवर्ड हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पौधों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पौधों का अस्तित्व खतरे में। और पौधों का अस्तित्व खतरे में होने की मेन वजह यह है कि जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन का पानी है, जमीन का जो पानी है वो काफी ज्यादा सूख गया है। तो पेड़ों की जो जड़ें हैं उन तक पानी है ही नहीं, पेड़ों की जड़ों तक पानी नहीं है। इस वजह से पेड़ पौधे क्या हो गए, वहां पर वनस्पति में जो है पूरी तरीके से हमको सूखा जो है वो देखने को मिलता है या मिल रहा है। तो दक्षिण यूरोप में खास तौर से आपको ये चीजें देखने को पड़ेंगी, दक्षिण पश्चिम यूरोप में आपको खास तौर से देखने को मिलेंगे। अगर हम ये यूरोप के मैप को देखें तो ये नॉर्दर्न यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप है, ये वेस्टर्न यूरोप है और ये सदर्न यूरोप है। तो साउथ वेस्ट रीजन वाला और जो थोड़ा ईस्टर्न यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है वो, ये पूरा रीजन जो है इस पर्टिकुलर मैटर में इम्पैक्टेड हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां पे जल स्रोत जो हैं वो लगभग सूखे के कगार पर पहुंच गए हैं, तो इसमें खास तौर से हम जल स्रोत के नाम की बात करेंगे पो रिवर की। ये आप पो रिवर देख सकते हैं इस जगह पर, ये पो रिवर है, बहुत ही कह सकते हैं कि प्राचीन नदियों में से एक है और लगभग इटली के पास से होकर के गुजरती हुई आपको दिख रही है। और इस पो नदी का पानी जो है बिल्कुल सूखने की कगार पर पहुंच गया है, बहुत ही बुरी स्थिति में आ गया है। इतनी बुरी स्थिति में आ गया है कि पो रीजन के आसपास के जो पांच क्षेत्र हैं, उन 5 क्षेत्रों को सूखा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 5 रीजन्स जो हैं उन 5 रीजन्स को सूखा घोषित कर दिया गया है, ड्रॉट जो है वहां पर घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इटली, फ्रांस और स्पेन का जो रीजन है, इटली, फ्रांस और स्पेन का रीजन, ये इससे काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि पो रिवर से प्रभावित होते हैं। ये फ्रांस है, वो इटली है, ठीक है, और स्पेन का रीजन भी आपको इसमें हालांकि नहीं दिख रहा है। इसके अलावा एक पेनिनसुला की बात करेंगे, ये वाला जो पेनिनसुलर पार्ट है, इसी का जो नीचे का हिस्सा पेनिनसुलर पार्ट का है, जैसे कि ये फ्रांस है और फ्रांस के नीचे ही इधर का जो पेनिनसुलर पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? आइबेरियन प्रायद्वीप। इन रीजन्स में भी, इन क्षेत्रों में भी, आइबेरियन जो प्रांत है इसमें भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा औसत से अगर हम देखें तो इस रीजन में खासकर पिछले 10 वर्षों में औसत से भी अगर हम जो संख्या है नापने की, उससे भी 31% जो है जल स्तर नीचे गिर गया है। कहने का मतलब है जल स्तर जो है वो कितना चला गया है, जल स्तर 31% नीचे गिर गया है पिछले 10 वर्षों में, 31%। तो ये जो रीजन है, पेनिनसुलर रीजन के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो भी बहुत ही ज्यादा जो है प्रभावित हो रही हैं आइबेरियन और पो नदी का जो वैली है उसके द्वारा। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी जगह हैं जहां पे हाइड्रो पावर्स जो हैं
वो नदियों के ऊपर डिपेंडेंट रहे होंगे, उन हाइड्रो पावर्स के रीजन में भी इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा होगा या बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है कि जो हाइड्रो पावर रीजन है, इस वक्त ऊर्जा का उत्पादन 20% तक नीचे गिर गया है। मतलब 2022 की रिपोर्ट आने तक अगर देखें तो इन रीजन्स में पानी की कमी के कारण 20% तक हाइड्रो पावर्स जो है वो उसका प्रोडक्शन डाउन हो गया है। खासकर अगर हम यूरोप और ब्रिटेन की बात कर ही रहे हैं, यूरोप और ब्रिटेन की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो आपने अभी जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसमें ब्रिटेन ने ये सोचा है कि हम पानी का उत्सर्जन करके, क्योंकि जो डिपेंडेंसी थी अन्य कंट्रीज के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिपेंडेंसी है उसको लेकर के ये कंट्रीज डिपेंड रहती थी, तो ये हुआ कि हाइड्रो पावर की इंडिपेंडेंसी हम बनाएंगे। खासकर ब्रिटेन की सरकार ने ये सोचा, लेकिन ब्रिटेन की सरकार इसको करने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जब कंट्रीज उधर युद्ध में बिजी हैं तो उसका कंजम्पशन तो बढ़ा ही बढ़ा, उसकी वजह से जो रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये सोचा कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन आत्मनिर्भर होने का मौका इनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि नदियों का पानी जो है वो सूख चुका है, नदियों का पानी जो है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो हाइड्रो पावर की इंडिपेंडेंसी जो है वो भी अब इनके लिए काम नहीं आ रही है और काफी गंभीर स्थिति में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, थोड़ा सा हर रीजन्स की बात हम धीरे धीरे कर रहे हैं और देख रहे हैं, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यूरोप में कौन सी जगहें प्रभावित हैं, खासतौर से रोमानिया, पोलैंड और स्लोवेनिया, और साथ ही साथ क्रोएशिया की स्थिति है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये रोमानिया है, रोमानिया बुल्गारिया के ठीक ऊपर पड़ता है, ये है रोमानिया। इसके अलावा स्लोवाकियन कंट्रीज है, इसके अलावा आपका जो है क्रोएशिया है, और जो पोलैंड है, ये सब जो कंट्रीज हैं, ठीक, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं इस पर्टिकुलर सूखे पे। अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मतलब फसल जो है कैसे उगाओगे जब पानी ही नहीं है, इन जगहों पर पूरी तरीके से सूखा पड़ गया है, तो कृषि क्षेत्र का उत्पादन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा गिर गया। अब यहाँ की सरकार ने कहा है कि भाई जल संरक्षण यदि अगर नहीं किया गया, जल संरक्षण अगर नहीं किया जा रहा है, तो जल संरक्षण ना होने की स्थिति में यहाँ पर बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेटरी के कंडीशंस को देखेंगे, उसके डेटा को सर्वे करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी जो है, ये बीते दशक में इसने अनुमान लगाया है कि लगभग अगर हम देखें कि जो पूरा एक 10 साल का जो हिस्सा रहा है, 10 ईयर्स का पूरा जो गैप रहा है, उन पूरे 10 साल में यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी जो है ये बताती है कि 2022 जो है ये सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। इसमें ब्रिटेन जो है काफी भी नहीं रहा था इतनी बुरी स्थिति में, लेकिन इस ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि इसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, सूखे का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अब सूखे पर निगरानी, ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो सूखे पर निगरानी रखने वाली संस्था है, लेकिन इस ऑब्जर्वेटरी ने यह भी बताया है कि कुछ जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हैं, ये स्कैंडिनेवियन पर्वत के आसपास का जो रीजन पड़ता है, उसके जो कंट्रीज हैं जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनफैक्ट ये वाला जो पूरा रीजन है, प्लस जो आइसलैंड है, ये यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में बताया है कि इस बार पिछले दशक के मुकाबले में इनकी स्थिति जो है थोड़ी ठीक है। मतलब इनकी स्थिति पिछले दशक की तुलना में ज्यादा खराब नहीं हुई है। हालांकि अगर हम देखें तो 2018 में जो ये कंट्रीज थी, इनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। 2018 में इन कंट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन 2022 में उतना नुकसान देखने को नहीं मिला है। लेकिन 2018 में जो नुकसान हुआ था वो कई दशकों में सबसे गंभीर था। तो ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं तो काफी गंभीर संकट हमको इन कंट्रीज में देखने को मिल ही रहे हैं, चाहे वो डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, आइसलैंड हो वगैरह में। अब इस जो यूरोपीय संकट आया है, यूरोप में जो सूखे का जो संकट आया है, यूरोप में ड्रॉट का जो दिक्कत आया है, उससे ब्रिटेन की और यूरोपीय यूनियन की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर उसको हम थोड़ा सा लाइन अप करना चाहें या देखना चाहें तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि सूखे की वजह से और गर्मी की वजह से, स्वाभाविक सी बात है, हीट वेव्स जो हैं काफी ज्यादा रही हैं, उसकी वजह से सूखा आया है। पिछले 50 वर्षों में ये 3 गुना हो गया है। मतलब फसल के नुकसान की जो
कह सकते हैं कि जो दर है वो फसल के नुकसान की दर लास्ट 50 ईयर्स में 3 टाइम्स बढ़ गई है, यानी प्रोडक्शन जो है वो 3 टाइम्स कम हो गया है। और 1998 से 2017 के बीच यूरोप और ब्रिटेन को 124 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था इस प्रकार के गंभीर पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण। तो ये हमको देखने को मिल रहा है यहां पर। इतना ही नहीं, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि अगर 10 वर्षों में देखें, अगले 10 वर्षों में यूरोप के बारे में बोला जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में यूरोप में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ने की संभावना है। और अगर इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि सूखा और ज्यादा बढ़ेगा, और जब सूखा और ज्यादा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एक बात यहां पर और आएगी कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर नुकसान और देखने को मिलेगा। तो ये अनुमान अगर नुकसान का देखा जाए तो लगभग हमको यहां पर 10 अरब डॉलर का दिख रहा है इन रीजन्स में। कितना नुकसान देखने को मिल रहा है? 10 अरब डॉलर का। तो 10 अरब डॉलर का नुकसान लगभग इन वर्षों में हमको देखने को मिल रहा है, तब जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर हम इसी रेट ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर गंभीर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया, पर्यावरण संतुलन के लिए जो आवश्यक कदम होने चाहिए अगर वो नहीं उठाए गए, तो वर्ष 2100 की अगर हम बात करते हैं, 2100 से पार करते हुए, यानी अब लगभग 88 साल के अगर हम बात करते हैं, तो 78 साल या 88 साल के बाद की बात करते हैं, तो 2100 से लेकर के वर्ष 2100 में अगर हम देखें तो ये 4% की दर से बढ़ जाएगा, 4 डिग्री की दर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दर से नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान है। और लगभग 65 अरब, लगभग 65 अरब डॉलर जो है उसका नुकसान देखने को मिल सकता है इन जगहों पर लगभग। तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप देख सकते हैं। लगभग 65 अरब डॉलर जो है नुकसान देखने को मिलेगा लगभग अगले 100 साल में, राउंड ऑफ में कह लिया जाए। और अगले 10 वर्षों में, अगले दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लगभग 10 अरब डॉलर का नुकसान हमको देखने को मिल ही रहा है। इस दौरान यूरोप और ब्रिटेन इस वक्त सालाना 9 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठा रहे हैं। सालाना 9 अरब डॉलर का नुकसान ये कंट्रीज जो है वो उठा रही हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर हम इसमें देखें तो कई सारे हमको मतलब नुकसान देखने को मिल रहे हैं कंट्रीज के, लेकिन सबसे ज्यादा जिस कंट्री को नुकसान हो रहा है वो है स्पेन। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो जो जलवायु परिवर्तन से और तापीय परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है? वो स्पेन को हो रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा और इसमें कितना नुकसान इसको देखने को मिल रहा है? हर साल लगभग 1.52 अरब डॉलर का नुकसान उठाने को मिल रहा है, 1.52 अरब डॉलर के आसपास, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो इटली का है। दूसरा नंबर जो है वो किसका है? इटली का है। और इस तरीके से अगर हम 5 शीर्ष कंट्री की बात करते हैं तो फ्रांस भी इसमें शामिल है, जर्मनी भी इसमें शामिल है, और फिर 5वें नंबर में आता है ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आपके स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जो हैं, इनको सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसका हो रहा है? स्पेन का, जो कि 1.52 अरब डॉलर है। ठीक है, इटली को लगभग 1.43 है, इटली को लगभग 1.43 है, फ्रांस को लगभग 1.24 अरब डॉलर के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा है। 1.002 अरब डॉलर के नुकसान जो है लगभग जर्मनी को देखने को मिल रहा है, 1.022 अरब डॉलर का। ठीक है, और सबसे कम नुकसान जो है वो आपका ब्रिटेन का है, लगभग 70.4 करोड़ डॉलर। ठीक है, इस तरीके के नुकसान जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में, और ये आप देख ही सकते हैं कि यूरोप में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाली कंट्रीज में से एक हैं ये 5 कंट्रीज, और इन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान उठाने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल जो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे यूरोप के लिए खतरनाक स्थिति पैदा करती हुई नजर आ रही है। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सोल्यूशन ये है कि जो भी पर्यावरणीय प्रदूषक हैं, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के जो भी कह सकते हैं फैक्टर्स हैं, उन पर गंभीरता से न सिर्फ इन कंट्रीज को बल्कि संपूर्ण विश्व को इस पर फोकस रखना चाहिए कि कल को उनकी भी बारी आ सकती है तेजी से। ठीक है, तो आफ्टर ऑल इन सब पे एक कह सकते हैं कि वैश्विक समिति को नए सिरे से विचार करना चाहिए और इस पर रोक लगाए जाने की कि ग्लोबल वार्मिंग को एक्स्ट्रा ना बढ़ाया जाए, कार्बन रिड्यूस किया जाए और जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कम किया जाए, और जो भी इस तरीके की चीजें हैं जो उष्णता को या उष्णता को बढ़ाती हैं उनको कंट्रोल किया जाए। इस पर एक वैश्विक समिति को फिर से बैठक करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर और उसके एनालिसिस के बारे में आपने सारे डेटा नोट किए होंगे, पॉइंट्स को समझने का प्रयास किया होगा। इसी तरीके के दूसरे प्रमुख मुद्दे की बात को लेकर के हम जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।